Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। सबसे पहले हम समझेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन लोगों के जीवन प्रति मानव अर्थक कार्य करने एवं विचार करने के तरीके को कहते हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ की परिवर्तन नहीं पाया जाता है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत एवं अटल सत्य है। स्थिर समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा समाज नहीं है या कोई भी ऐसा संसार नहीं है या पदार्थ नहीं है जहाँ पर सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी पदार्थ हो या समाज हो, संसार हो, सभी जगह परिवर्तन कम या ज़्यादा निश्चित रूप से होता है। जो आज है वो कल नहीं होता है, उसमें कुछ परिवर्तन समय के साथ होते ही हैं। इसीलिए मैकाइवर और पेज ने भी कहा है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक दोनों हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध से तीन बातें निकल कर आती है: वस्तु, समय और विभिन्नता। ये तीनों परिवर्तन का संबंध बताते हैं। अब हम सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं देख लेंगे। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है। डेविड्स के अनुसार सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। जॉनसन एंड जिन्सबर्ग के अनुसार मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है सामाजिक संरचना या ढांचे में होने वाला परिवर्तन। फीचर के अनुसार परिवर्तन भले ही पहले की अवस्था और अस्तित्व के प्रकारों में अंतर को कहते हैं। हेराक्लिटस के अनुसार परिवर्तन हमेशा बहाव की स्थिति में होता है। शाहरुकीन ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव आने के कारण होते हैं। कॉम्टे के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। किसने कहा है? तो अगस्त कॉम्टे ने कहा है। सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव के कारण होता है। क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है कि शाहरुकीन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है? तो शाहरुकीन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव के कारण होता है। एस.सी. दुबे के अनुसार सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से संस्कृति और मानव व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। इन परिभाषाओं से निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं स्पष्ट होती है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना यानी सभी जगह यह सर्वव्यापक है, सभी जगह ये होती हैं। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यभावी होता है, यानी स्वाभाविक रूप से होता है और अवश्य होता है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन की गति एक जैसी नहीं होती। किसी समाज में कम तो किसी समाज में ज़्यादा हो सकती है। सामाजिक परिवर्तन में समय का तत्व छिपा रहता है। सामाजिक परिवर्तन को वेल्बर्ट तथा मोरे ने T2-T1 के माध्यम से समझाया है। सामाजिक परिवर्तन के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होता है। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान होते हैं। सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक और सापेक्ष होता है, यानी पहले से तुलना करके सापेक्ष रूप से हम समझ पाते हैं कि क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ है, कितना सामाजिक परिवर्तन हुआ है। सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन होता है, यानी सामाजिक परिवर्तन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है क्योंकि इसके बारे में कोई भी नाप तोला नहीं जा सकता। यह गुणात्मक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन संचयी होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन एक गुणात्मक परिवर्तन है। ऑप्शंस में आ सकता है सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो ये एक गुणात्मक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन संचयी होता है। सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ अवधारणा है। तटस्थ इस अर्थ में है कि कोई भी सामाजिक परिवर्तन अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता, इसके परिणाम को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकताएं। सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? तो सामाजिक परिवर्तन से समाज को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, समाज को गतिशील बनाने के लिए, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आर्थिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए और सामाजिक परंपराओं एवं संस्कृतियों की सुरक्षा के लिए सामाजिक परिवर्तन जरूरी है। अब हम समझेंगे कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा से व्यापक है। सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र सीमित होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत केवल सामाजिक संगठन या ढांचे में होने वाले परिवर्तन ही नहीं सम्मिलित होते, वरना वो सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं
जो कला में, विश्वास में, कानून में, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, विज्ञान और दर्शन में होते हैं, वो सभी आपके जो हैं सामाजिक परिवर्तन में सम्मिलित हो जाते हैं। मैकइवर एंड पेज ने बताया है कि सामाजिक संबंधों में किसी भी परिवर्तन का अर्थ सामाजिक परिवर्तन से है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत कला, साहित्य, धर्म आदि विषयों में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में तेज होती है, क्योंकि नए अधिकारों के फलस्वरूप सामाजिक संबंध तेजी से बदल जाते हैं, जबकि धर्म, प्रथा, संस्कृति, परंपरा, मनोवृत्तियाँ, आदर्श मूल्य आदि परिवर्तन धीमी गति से होता है। अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान। मैकइवर एंड पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। प्रथम प्रतिमान या रेखीय प्रतिमान, यह एक ऐसा परिवर्तन होता है जो हमेशा निरंतर एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, और इस प्रकार के प्रतिमान कभी भी हमारे सामने एकाएक प्रकट हो जाते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी परिवर्तन और वैज्ञानिक उन्नति आदि। क्वेश्चन ये बनता है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक उन्नति किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रेखीय प्रतिमान है। किस प्रकार का प्रतिमान है? तो प्रथम प्रतिमान या रेखीय प्रतिमान है। द्वितीय प्रतिमान अथवा उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन, यानी किस प्रकार का परिवर्तन है? वैज्ञानिक उन्नति रेखीय परिवर्तन है। उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन अथवा तरंगीय परिवर्तन, जैसे आर्थिक क्रिया, जनसंख्या के क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसे तरंगीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे इस प्रकार तरंग की तरह उसमें परिवर्तन होते हैं। तृतीय प्रतिमान अर्थात चक्रीय परिवर्तन, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर वापस उसी पॉइंट पे पहुँच जाना चक्रीय परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के प्रतिमान में परिवर्तन का एक चक्र चलता है, जैसे ऋतु संबंधित चक्र चलते हैं, उसी प्रकार परिवर्तन में फैशन, सांस्कृतिक आंदोलन, अलंकरण, नियंत्रण और स्वतंत्रता आदि सम्मिलित है। जैसे पूछा जाए, क्वेश्चन इससे बन सकता है कि ऋतुओं का परिवर्तन, जैसे गर्मी के बाद गर्मी, जाड़ा, बरसात, ठीक है, ये हमारा चक्रीय परिवर्तन एक के बाद एक हमेशा होता रहता है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे से स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है? एक चक्र है। उसी प्रकार कोई भी परिवर्तन है, ऋतु का परिवर्तन, हर मौसम बदलते रहते हैं, तो वो हमारा चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के मुख्यतः 2 सिद्धांत हैं, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत और ऑसवाल्ड स्पेंगलर का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत के समर्थक सैरोकिन, पैरेटो, टायनबी, स्पेंगलर। इस सिद्धांत के अनुसार समाज का परिवर्तन एक चक्र की भांति होता है। यानी पूछा जा सकता है कि पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या कहा है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि सामाजिक परिवर्तन एक चक्र की भांति होता है, ऐसा पैरेटो का मानना है, जिसमें एक के बाद दूसरी, तीसरी और इसी प्रकार अन्य अवस्थाओं के बाद फिर वही चक्र दोहराया जाता है। अर्थात हम जहाँ से आरंभ होते हैं वापस घूमकर फिर वहीं पहुँच जाते हैं। तो इस सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत को मानने वाले में सैरोकिन, पैरेटो, टायनबी, स्पेंगलर है। दूसरा आ जाता है ऑसवाल्ड स्पेंगलर का सिद्धांत। क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऑसवाल्ड स्पेंगलर कहाँ के समाजशास्त्री थे, कहाँ के विद्वान थे? तो जर्मन विद्वान थे। स्पेंगलर ने अपने पुस्तक डिकाइन एंड वेस्ट 1918, इनकी पुस्तक कौन सी है? डिकाइन ऑफ द वेस्ट में 8 बड़ी सभ्यताओं का अध्ययन किया है और बताया है कि सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहाँ से आरंभ होते वहीं लौट कर आ जाते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर का जन्म, विकास होता है, फिर वह मृत हो जाता है। स्पेंगलर ने संस्कृति और सभ्यता की तुलना शाव्य शरीर से की है। क्वेश्चन ये बनता है, स्पेंगलर ने संस्कृति और सभ्यता की तुलना किससे की है? मानव शरीर से की है। इनके अनुसार पाश्चात्य सभ्यता का पतन आरंभ हो गया है। जर्मन संस्कृति के बारे में प्रकट किए गए उनके विचार सत्य प्रतीत होते हैं। स्पेंगलर के सिद्धांत को प्रारंभ और अंत का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्पेंगलर के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्रारंभ और अंत का सिद्धांत भी कहा जाता है। आलोचक इनके सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। इसमें यह भी क्वेश्चन आती है कि वॉल्ड स्पेंगलर ने कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है? तो 8 बड़ी सभ्यताओं का अध्ययन किया इन्होंने। इसकी पुस्तक है डिकाइन ऑफ द वेस्ट। टू द पॉइंट हम ये ध्यान रखेंगे। ऑसवाल्ड स्पेंगलर कहाँ के समाजशास्त्री हैं? ये जर्मन विद्वान हैं। स्पेंगलर इनकी संस्कृति और सभ्यता की तुलना इन्होंने शाव्य शरीर से की है और इन्होंने क्या बताया है? हम जहाँ से शुरू होते हैं वापस वहीं पर पहुँच जाते हैं। और इनके सिद्धांत को प्रारंभ और अंत का सिद्धांत भी कहा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओनाल्ड टायनबी का सिद्धांत। टायनबी ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, किसकी पुस्तक है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री, टायनबी की।
में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया। टायनवी ने चुनौती तथा प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक सभ्यता को प्रकृति और मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। जो सभ्यता उसका प्रत्युत्तर निर्माण के रूप में देती है वही जीवित रहती है, शेष नष्ट हो जाती है। टायनवी ने विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया। क्वेश्चन ये भी बनता है कि टायनवी ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है, तो 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया है और कहा है कि प्रत्येक समाज निर्माण और विनाश, संगठन और विघटन के दौर से गुजरता है। इन्होंने कहा है कि सिंधु और नील नदियों की घाटियों में लोगों ने चुनौती का प्रत्युत्तर दिया, इसीलिए वहाँ सभ्यताएं पनपी, परंतु गंगा वोल्गा नदी के लोगों में प्रत्युत्तर नहीं दिया, इसलिए वहाँ सभ्यताएं नहीं पनपी। अब हम देखेंगे शैरोकीन के सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत या उतार चढ़ाव का सिद्धांत। शैरोकीन ने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है या इनके सिद्धांत को उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। शैरोकीन ने अपना यह सिद्धांत अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में प्रस्तुत किया है। शैरोकीन ने परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के स्पेंगलर के सिद्धांत का विरोध किया और कहा है कि परिवर्तन चक्र में न होकर एक झूले के समान होता है। इन्होंने 3 आधार बताए हैं, चेतनात्मक, आदर्शात्मक और भावनात्मक। शैरोकीन ने चक्रीय सिद्धांत का विरोध किया, फिर भी इन्हें चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादकों में रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, शैरोकीन ने सामाजिक परिवर्तन को केवल उतार चढ़ाव की प्रक्रिया माना है। शैरोकीन ने समाज के परिवर्तन के लिए 3 संस्कृतियों का योगदान दिया: चेतनात्मक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति। चेतनात्मक संस्कृति को संवेगात्मक संस्कृति कहते हैं, जबकि भावनात्मक संस्कृति को काल्पनिक संस्कृति कहा गया है। चेतनात्मक और भावनात्मक संस्कृति समाज के 2 छोरों पर हुआ करती है और इन दोनों को संतुलित करने का काम आदर्शात्मक संस्कृति के द्वारा किया जाता है। चेतनात्मक संस्कृति का संबंध उन सभी समूहों से जो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। इसमें सभी भौतिक वस्तुएं, आविष्कार और विकास से संबंधित वस्तुओं का समावेश होता है और यह संस्कृति पूर्णतः भौतिकवादी संस्कृति होती है। इसलिए इस संस्कृति को खाओ पियो और मौज करो वाली संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, किस संस्कृति को खाओ पियो और मौज करो वाली संस्कृति कहा जाता है, तो चेतनात्मक संस्कृति को। भावात्मक संस्कृति इसके पूर्णतः विपरीत होती है। इस संस्कृति की प्रत्येक स्थिति में ईश्वरीय न्याय, न्यायिक मूल्य, आत्म संबंधी विश्वासों और कर्तव्यों का महत्व होता है। आदर्शात्मक संस्कृति यह ऊपर वर्णित दोनों संस्कृतियों के बीच में होती है, जो व्यक्तिगत लाभ के साथ ही मानव मूल्यों को भी महत्व देती है। समाज कभी चेतनात्मक संस्कृति की ओर तो कभी भावनात्मक संस्कृति की ओर अग्रसर होता है, जिसको आदर्शात्मक संस्कृति समय समय पर पुनः स्थापित करती है। इस तरह से समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन चलता रहता है। अब हम देखेंगे पैरेटो का सिद्धांत। पैरेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन के अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया। पैरेटो ने क्या दिया, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया। पैरेटो का विचार है कि प्रत्येक समाज की संरचना का ऊपरी भाग अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग होता है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि पैरेटो का अभिजात वर्ग से क्या मतलब है। अभिजात वर्ग से मतलब उच्च वर्ग से है, जबकि सबसे नीचे के पायदान पर रहने वाले लोग को निम्न वर्ग कहा जाता है। प्रारंभ में वर्णित अपनी गुणों की कुशलता के आधार पर अभिजात वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर लेता है, लेकिन अभिजात वर्ग का सदस्य बन जाने के बाद वह धीरे धीरे भ्रष्ट बन जाता है, जिसके कारण उसकी कार्यकुशलता और योग्यता में कमी आने लगती है और वह धीरे धीरे निम्न वर्ग की ओर बढ़ने लगता है। इन खाली स्थानों को भरने के लिए निम्न वर्ग के सदस्य ऊपर की ओर आने लगते हैं और वही व्यक्ति ऊपर जाता है जो बुद्धिमान, शास्त्री और कुशल होते हैं। इस प्रकार विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील रहती है। परिवर्तन की इस स्थिति को पैरेटो ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कहा है। पैरेटो के अनुसार चक्रीय परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक और आदर्शात्मक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पैरेटो के अनुसार चक्रीय परिवर्तन कहाँ हमें देखने को मिलता है, तो राजनीतिक, आर्थिक और आदर्शात्मक सभी क्षेत्रों में। राजनीतिक क्षेत्र में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, शेर और लोमड़ी। पैरेटो के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, शेर और लोमड़ी। आर्थिक क्षेत्र में निश्चित आय वाले और निश्चित आय वाले। और आदर्शात्मक क्षेत्र में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, विश्वासवादी और अविश्वासवादी। अभिजात वर्ग के विभिन्न नाम होते हैं। पैरेटो ने अभिजात वर्ग को शासक वर्ग कहा है। वॉटोमोर ने अभिजात वर्ग को प्रक्रियात्मक व्यावसायिक समूह कहा है। टायनोवी ने अभिजात वर्ग को बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ लोगों का समूह कहा है। फेयरचाइल्ड ने अभिजात वर्ग को अल्पसंख्यक समूह कहा है। बेबलर ने अभिजात वर्ग को विलासी वर्ग कहा है। ई एस्ट्रो चैपी ने चक्रीय सिद्धांत का वर्णन करते हुए कहा है कि सामाजिक संस्थाएं भी
सभ्यताओं की तरह जन्म, विकास, मृत्यु के स्तरों से गुजरती है और इन्होंने समकालिक चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार संस्कृति की विभिन्न संस्थाएं अगर समकालीन है तो संस्कृति और संगठन की स्थिति में होगी। यदि एक समकालीन और एक प्राचीन तो सामाजिक विघटन की स्थिति पैदा होगी। अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय के विपरीत रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन एक पूर्व निर्धारित रूप में होता है, अर्थात इनकी गति एक दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस सिद्धांत के समर्थक अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, वेबलन, हॉबहाउस आदि हैं। यह सिद्धांत उद्विकासीय सिद्धांत से प्रभावित है। पूछा जा सकता है रेखीय सिद्धांत किससे प्रभावित है, तो उद्विकासीय सिद्धांत से प्रभावित है। कॉम्ट का सिद्धांत। कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन को मानव के बौद्धिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर बताए हैं: धार्मिक स्तर, तात्विक और अमूर्त स्तर, वैज्ञानिक, बौद्धिक और वितर्क वाला स्तर। सामाजिक प्रवरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि प्रकृति योग व्यक्ति को जीवित रखने के लिए छोड़ देती है और दुर्बल प्राणियों को विलय कर लेती है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। प्राकृतिक वरण की यह प्रक्रिया समाज में अपने आप संचालित होने लगती है और इसका तात्पर्य यह है कि अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष में केवल वही व्यक्ति जीवित रहता है जो आगे कुशल और शक्तिशाली होता है। स्पेंसर ने डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत को मानव समाज पर लागू किया है और जीवों की भांति मानव समाज का उद्विकास भी सरलता से जटिलता की ओर, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर, समानता से असमानता की ओर होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि स्पेंसर किस प्रकार के सिद्धांत देते हैं, तो प्राकृतिक प्रवरण का इन्होंने सिद्धांत दिया है और रेखीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, समर्थक हैं, और स्पेंसर ने अपना सिद्धांत डार्विन के उद्विकास सिद्धांत से समान ही लागू करते हुए दिया है। अब हम देखेंगे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की विधियों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को एक रेखीय क्रम में स्पष्ट किया, इसलिए मार्क्स के सिद्धांत को परिवर्तन का प्रविधि का सिद्धांत भी कहा जाता है। मार्क्स के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मार्क्स के सिद्धांत को प्रविधियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। उत्पादन प्रणाली। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण आर्थिक प्रणाली अथवा उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली समाज की प्रकृति को निर्धारित करती है। उत्पादन प्रणाली के फलस्वरूप जैसे ही परिवर्तन आता है वैसे ही समाज की वर्ग संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार नई व्यवस्था का उदय होता है। उत्पादन संबंध। मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने जीवन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उत्पादन करता है और उत्पादन कई छोटे बड़े यंत्रों के माध्यम से होता है, जिसको प्रौद्योगिकी घटक कहा जाता है और इसी को उत्पादन शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह उत्पादन शक्ति प्रौद्योगिकी, कच्चा माल और वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, से मिलकर बनी होती है। उत्पादन के दौरान मनुष्य जो संबंध स्थापित करता है उसे उत्पादन संबंध कहा जाता है। आर्थिक संरचना। उत्पादन के संबंध में उत्पादन की शक्तियों के योग से समाज की आर्थिक संरचना, अधोसंरचना का निर्माण होता है और समाज की वास्तविक नींव होती है। इसी समाज की अन्य संस्थाएं और संरचना होती है जिसे अधिसंरचना कहा जाता है, आधारित होती है। यह आर्थिक संरचना सामाजिक संरचना की चेतना के रूप में निर्धारित होती है। जिस प्रकार आर्थिक ढांचा किसी समाज में होगा उसी के अनुरूप उस समय में धर्म, न्याय, राजनीति और समाज दर्शन होगा। जिस प्रकार मार्क्स के अनुसार समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। वर्ग संघर्ष, उत्पादन शक्ति, उत्पादन संबंध, उत्पादन प्रणाली, फिर सामाजिक परिवर्तन। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन हेतु वर्ग संघर्ष की भूमिकाओं को ही महत्वपूर्ण माना है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की सहायता से भी परिवर्तन की व्याख्या की है। उनके अनुसार किसी भी व्यवस्था में वाद, प्रतिवाद, संवाद 3 कारक कार्य करते हैं। उनके अनुसार क्या काम करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में? वाद, प्रतिवाद, संवाद। इस प्रकार प्रत्येक व्यवस्था में आंतरिक संघर्ष होता है और इसी आंतरिक संघर्ष में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है वेबलन का सिद्धांत, नॉर्वे के बढ़ई परिवार। वेबलन का सिद्धांत को प्रौद्योगिकी निर्णयवाद भी कहा गया है। उन्होंने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन के हेतु उत्तरदायी माना है। वेबलन ने 2 प्रकार के मानवीय विशेषताओं का उल्लेख किया, स्थिर व्यवस्थाएं और परिवर्तनशील व्यवस्थाएं। फिर हम देख लेते हैं हॉबहाउस का सिद्धांत। हॉबहाउस ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक और नैतिक आदर्श का सिद्धांत कहा है। उन्होंने बताया कि समाज में जैसा आदर्श नियम होता है वैसा ही मनुष्य का व्यवहार होता है। हॉबहाउस ने सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित रूपों को प्रस्तुत किया है: सामूहिक जीवन, कानून और राजनीतिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में अन्य सिद्धांत एक माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत भी आता है, जो उन्होंने समाज में खाद्य पदार्थों की तुलना जनसंख्या वृद्धि के आधार पर की है। उनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय प्रकार अर्थात 2, 4, 8 के अनुसार होती है, जबकि खाद्य पदार्थों की वृद्धि अंकगणितीय 1, 2, 3, 4
के माध्यम से होती है। माल्थस के अनुसार किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। क्वेश्चन बनता है, माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती है? 25 वर्षों में। सैडलर का सिद्धांत, सैडलर ने जनसंख्या का संबंध मानव की सुख समृद्धि और पारस्परिक संबंध से जोड़ा है। उनके अनुसार मानव के विकास के साथ साथ उनकी संतान की उत्पत्ति की क्षमता में ह्रास होता जाता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर का सिद्धांत। वेबर ने धर्म को सामाजिक परिवर्तन का आधार माना। उन्होंने कहा है कि जब यूरोप में रोमन कैथोलिक धर्म विभिन्न प्रकार का था तो प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ और तब से आधुनिक पूंजीवाद का उदय हुआ। वेबर ने विश्व के 6 धर्म हिंदू, इस्लाम, ईसाई, यहूदी और बौद्ध और कॉन्फ्यूशियस का अध्ययन करके बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ही वो तत्व मौजूद है जो पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म देते हैं। आगवान का सिद्धांत, आगवान ने सामाजिक परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है और उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में बताया है कि संस्कृति के 2 पक्ष होते हैं, भौतिक और अभौतिक पक्ष। उन्होंने बताया कि भौतिक पक्ष अभौतिक पक्ष से आगे निकल जाती है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया और घटना, सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ प्रक्रिया है। यह अच्छाई या बुराई प्रकट नहीं करती। जब हम इसमें दिशा का क्रम, सामाजिक मूल्य, गुण और मात्रा का समावेश करते हैं तो परिवर्तन को अनेक क्रिया, उद्विकास, बुद्धि, अनुकूलन, विकास, प्रगति, अवनति, क्रांति आदि का बोध होता है। अब हम देखेंगे उद्विकास के स्वरूप क्या हैं। सामाजिक उद्विकास के कारक होते हैं। आगवान ने 4 कारक बताए, आविष्कार, संचय, प्रसार और सामंजस्य। उद्विकास में 3 प्रमुख है। समरेखीय उद्विकास, इसके समर्थक कॉम्ट, मार्गवेन, बॉकफॉन, टायलर, हेडर, लेबेडर आदि प्रमुख है। बहुरेखीय उद्विकास के समर्थक जूलियन स्टेफर्ड हैं। चक्रीय या पैराबोलिक उद्विकास के समर्थक लेस्ले वाइट है। इस सिद्धांत में विश्वास नवविकासवादी भी कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि परिवर्तन होता है पर चक्र की भांति नहीं बल्कि एक झूले की भांति होता है। अब हम कुछ वर्ड को समझते हैं, उसका अर्थ क्या है। वृद्धि किसे कहते हैं, प्रगति किसे कहते हैं? तो वृद्धि जब किसी वस्तु में परिणात्मक परिवर्तन होता है तब उसे हम वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार वृद्धि में परिवर्तन की दिशा स्पष्ट होती है। वृद्धि आकार में होने वाले परिवर्तन को सूचित करता है। अब हम देखते हैं प्रगति किसे कहते हैं। प्रगति हमेशा अच्छाई की ओर ले जाती है, ने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। ऐसा परिवर्तन जो हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुरूप होता है प्रगति के नाम से जाना जाता है। प्रगति का संबंध सामाजिक मूल्य और आदर्शों से है, अर्थात समाज में जिन लक्ष्यों आदर्शों को वांछित माना जाता है उसी दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम प्रगति कहते हैं। प्रगति का संबंध हमेशा नैतिकता से है और प्रगति की माप संभव है। अब हम समझते हैं कि अनुकूलन क्या है। आगमन परिवर्तन की एक प्रक्रिया अनुकूलन भी है। अनुकूलन में एक व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करने का प्रयत्न करता है, इसीलिए अनुकूलन की प्रक्रिया 2 बातों की ओर संकेत करती है। व्यक्ति अपने परिस्थिति के अनुसार ढाल ले, व्यक्ति अपने को परिस्थिति के अनुसार ढाल ले या उसके अनुसार ढल जाए, पर्यावरण और परिस्थितियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित कर ले। हाउस ने सामाजिक विकास के स्थान पर सामाजिक उन्नति की अवधारणा का प्रयोग किया है। उन्होंने विकास के 4 मानदंडों की व्याख्या की, मात्रा में वृद्धि, कार्यक्षमता में वृद्धि, स्वतंत्रता में वृद्धि और आपसी सहयोग की मात्रा में वृद्धि। अब हम समझेंगे क्रांति क्या होता है। क्रांति परिवर्तन की तीव्रता और आकस्मिकता को प्रकट करती है। इसमें परिवर्तन का क्रम टूट जाता है और एकाएक परिवर्तन प्रकट होता है, अर्थात अचानक होने वाला परिवर्तन जिसमें कोई क्रम न हो क्रांति कहलाता है। सामाजिक क्रांति 2 प्रकार की होती है, हिंसात्मक और अहिंसात्मक। क्रांति के परिणाम क्या होते हैं? विघटन, पारिवारिक परिवर्तन, आर्थिक सुरक्षा, अपराधों में वृद्धि, सत्ता परिवर्तन और जन धन की हानि। अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों संबंधी मत क्या है। आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन के संबंध में मार्क्स ने दिया, बौद्धिक कारक कॉम्टे ने, धार्मिक कारक वेबर ने, सांस्कृतिक कारक सैरोकिन के अनुसार सांस्कृतिक पिछड़ापन आगमन ने दिया, प्रौद्योगिकी कारक वेबलर ने, जनसंख्या कारक माल्थस और सैडलर ने और जलवायु कारक की अवधारणा हंटिंगटन ने दी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा हो और इससे बहुत सारे MCQ निकल कर बाहर आते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही आप लोगों ने कई बार हमसे वीडियो में पूछा है कि मैं कौन से बुक से पढ़ाती हूँ, तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं है, 3-4 बुक्स हैं जिसके नाम मैंने कॉमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं। किसी बुक से कोई टॉपिक, किसी बुक से कोई टॉपिक मिलाकर मैं पढ़ाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ बेल आइकॉन दबा दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।